नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में भारत के विपक्ष के मुंह की बवासीर की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर विपक्ष की स्थिति ठीक इसी तरीके की हो गई है और उसमें भी अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे आगे दिखाई देती है। अब कांग्रेस पार्टी पर आए उससे पहले इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दो जगह पर, एक ईरान, इजराइल और यूएस, जहां लगातार एक दूसरे के ऊपर बमबारी हो रही है, मिसाइल अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं। इसको लेकर इस देश में विपक्ष को लगा कि यह एक ऐसा मौका है जिसमें नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और उसमें ऐसी स्थिति बन जाए जब नरेंद्र मोदी ठीक एक दिन पहले इजराइल का दौरा करके भारत लौटे हो। तो ईरान को लेकर यहां पर लोगों ने बहुत आंसू बहाए, खामनेई की मौत को लेकर भी आंसू बहाए, विरोध प्रदर्शन हुए। हमने पहले भी वीडियो में बात की कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए, आखिर ऐसे विरोध प्रदर्शन पहलगाम अटैक के दौरान क्यों नहीं हुए। अब इसी स्थिति में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग का मैदान बना हुआ है, अब उसमें विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर लगातार हमलावर है। अब इस वक्त सभी देशों के अगर हम हालात देखें तो विदेश नीति का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो होता है कि आपका राष्ट्रहित कहां है, और राष्ट्रहित को देखते हुए आपने उस मुद्दे को चुनना है। तो भारत के लिए शांति का जो संदेश है वो पूरी दुनिया को, और ऐसे में भारत ने एक अलग से, जिसको हम कहें कि ना इजराइल का समर्थन किया, ना ही जो है वो ईरान का समर्थन किया। तो भारत न्यूट्रल रहा, इंतजार करता रहा, और इंतजार करने के बाद में इन लोगों को लगा कि अब शायद जो है वो विदेश नीति के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार फंस जाएगी। लेकिन एक बार फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसे भारत का दोस्त जो है वो रसिया हुआ करता था और दूसरी तरफ यूक्रेन। तो उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही, जिसको हम कहें कि चालाकी के साथ, यूक्रेन के साथ में भी बातचीत की और रसिया के साथ में भी बातचीत की। रसिया से तेल लेते रहे और पूरी दुनिया को रिफाइन करके बेचते रहे। साथ में भारतीयों को जब निकालने की बात आई तो 4 घंटे के लिए युद्ध को रुकवा दिया गया। अब ईरान और इजराइल का जो युद्ध था, जो शुरू हुआ, तब स्थिति अलग थी और उसके बाद में जो स्थिति बनी वो अलग। और उसको देखते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का ईरान के राष्ट्रपति के साथ में बातचीत करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकालकर ले आना, ये एक जो है वो सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाती है इस वक्त जब पूरी दुनिया लड़ाई में उलझी हुई है। अब विपक्ष इसको कितना किस तरीके से लेता है, ये विपक्ष की समस्या है, लेकिन देश की जनता इसको देख रही है। हां, ये आप कह सकते हो कि जिस तरीके से विपक्ष के प्रवक्ता और जिस तरीके से उनके समर्थित जो पत्रकार है, उनका हिसाब किताब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उन जहाजों का आना इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहां की जनता ईरान से प्यार करती है। तो क्या कभी इस आधार के ऊपर ऐसा हुआ है या कि किसी को पता है? तो शायद ही जो है वो इतिहास के पन्नों में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब जब हम बात करते हैं मुसलमानों की, क्योंकि इसमें ईरान का जो मुद्दा है वो सीधे तौर पर मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, तो उनको लेकर या उससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा जब संसद पहुंची तो आपने पैलेस्टाइन लिखा हुआ गाजा को लेकर एक बैग देखा था। वो एक संदेश देने का प्रयास था कांग्रेस पार्टी का अपने वोटरों को कि आज भी हम जो है वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अब कांग्रेस पार्टी की जो सच्चाई है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के भरोसे राजनीति में टिकी हुई है, और इसका ताजा उदाहरण आप रेवंत रेड्डी से ले सकते हैं। कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। और कल का अगर आप उनका एक और स्टेटमेंट देखोगे तो जिस तरीके से रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि इस दुनिया में शांति और अमन जो है वो कायम है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो
अगर इन लोगों की दुआओं की वजह से अगर शांति और दुनिया कायम है, तो फिर यूएई और ईरान के ऊपर, लेबनान के ऊपर आप देख लीजिए, इधर आप ओमान पे चले जाइए या फिर दूसरे देशों पे, आखिर ये मुस्लिम देश ही आपस में जो है वो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से, भले ही वो सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर हो, लेकिन स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस पार्टी यह तय नहीं कर पा रही है कि वो किसके साथ खड़ी है और किसके साथ नहीं खड़ी है, और इससे जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को छोड़ दिया। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कभी सड़कों पर नहीं उतरा, लेकिन जैसे ही ईरान पर अटैक हुआ, ईरान के हमदर्द बनने की कोशिश में कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जो है वो भारत में भी रहती है, तो वो उन लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने लगे। अब यह मामला जो है वो ज्यादा टिकने वाला भी नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की परसों काबुल में एक अस्पताल के ऊपर, और अगर आप अफगानिस्तान के मीडिया की और वहां के सरकार के स्टेटमेंट को देखोगे तो उस हमले में लगभग 400 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे युद्ध के माहौल में किसी भी स्कूल के ऊपर या किसी भी अस्पताल के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उसको वायलेंस की कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इजराइल को जो है वो फ्री कर दें, क्योंकि इजराइल ने जो अटैक किया था स्कूल के ऊपर, ईरान के ऊपर, उसकी भी पूरी दुनिया भर में जो है वो आलोचना हुई थी। तो यहां पर भी स्थिति जो है वो एक जैसी बनी हुई है। अब सवाल खड़ा यह होता है कि गाजा पट्टी पर आंसू बहाने वाले, ईरान के ऊपर आंसू बहाने वाले अफगानिस्तान को लेकर चुप क्यों है? आखिर अफगानिस्तान के ऊपर भी तो अटैक हुआ है, वहां पर भी निर्दोष लोगों की जान गई है, लेकिन इससे साफ तौर से यह दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त कितनी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वो पाकिस्तान का समर्थन करती है, जो कि सीधे तौर पर वो कर नहीं सकती। मणिशंकर अय्यर ने तो जो है वो कर ही दिया कि बातचीत करनी चाहिए, लेकिन मणिशंकर अय्यर लगता है कि बुढ़ापे में उनकी याददाश्त ज्यादा कमजोर हो गई। इसी भारतीय जनता पार्टी में इसी नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर नवाज शरीफ के घर में वो शादी में शरीक होने चले गए थे। तो कोशिश भारत ने की थी, लेकिन बदले में क्या मिला वो इस पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन यहां पर विपक्ष से आप देखो ना, समाजवादी पार्टी के लोगों का किसी का स्टेटमेंट आया कि अफगानिस्तान में जो हुआ वो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि विपक्ष की जो धारणा है वो सिर्फ इतनी बन चुकी है कि नरेंद्र मोदी जिसके साथ खड़े हैं और जिसके जो है वो फेवर में बात करते हैं, हमें उसका विरोध करना है। तो इस वक्त भारत की विदेश नीति अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से दवाइयों से लेके, रोड बनाने से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। तो यह एक बड़ा कारण है। तो इससे यह समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए घड़ियालों आंसू बहाती है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि कहां पर जो है वो कौन मरता है। अब हम इसकी दूसरी स्थिति को भी समझ लेते हैं। देश में ये हमने विदेश की बात की, अब हम देश की स्थिति में आते हैं। तो देश की स्थिति में अगर आप इसको समझोगे तो राहुल गांधी की जो नीति है, जिस तरीके से जिद पकड़ी हुई है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देना है, यह बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के कई लोगों को जो है वो चुभ जाती है, जो कांग्रेसी होते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कांग्रेस पार्टी को, इसको सुनना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी, अगर आप नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए और किसी को यह वहम है कि वो कांग्रेस पार्टी की नाकामियों की वजह से आए, नहीं, वो सत्ता में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने देश के सामने एक विजन रखा, एक मॉडल पेश किया, गुजरात का विकास का मॉडल। उसके बाद में वो सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद में लगातार जो है वो सकारात्मक, एक जिसको हम कहें कि विजन देते हुए जनता के सामने वो हर उसमें आप देखोगे कि चुनावी रैली हो चाहे कैसे भी हो, कोई प्रोजेक्ट का जिसको इनॉग्रेट करना हो, तो उस वक्त एक सकारात्मक एक विजन जो है वो पेश किया जाता है। उलट इसके आप कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए, तो कांग्रेस पार्टी जितनी कमजोर होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मजबूत होती जा रही है। और उसके लिए जिम्मेवार है सिर्फ राहुल गांधी, क्योंकि यह पार्टी राहुल गांधी कांग्रेस बन चुकी है। अब जब आप इसको और करीब से देखोगे तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है।
राहुल गांधी की जो थेतरई है, या जिसको हम कहें कि जो ओछापन है, अब तो वो भी बाहर आने लगा है। और ये जो ओछापन है, ये कांग्रेस पार्टी को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आज स्थिति देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव हुआ, उड़ीसा में हुआ, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या थी? कांग्रेस पार्टी के विधायक वो वोट देने नहीं पहुंचे या उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के विधायक दल क्यों बदल रहे हैं, आखिर वो बिकते क्यों है? क्योंकि आरोप लगाया जाता है, भले ही ऑपरेशन लोटस, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो है वो कोई गोटियां खेलने तो आई नहीं, वो शतरंज का गेम खेलती है, क्योंकि राजनीति शतरंज के गेम की तरह होती है, हर मौके का फायदा उठाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो वही कर रही है जो कांग्रेस पार्टी के विधायक चाहते हैं, वो बिकना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको खरीद लेती है, अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के विधायक और एमपी बिक क्यों रहे हैं? आखिर वो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं दिखा रहे? और अगर ऐसा है तो फिर उसके लिए जिम्मेवार क्यों है, और इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कब काम करेगी? आप देख लीजिए इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरे दलों को जो इसके खिलाफ है उनकी आप स्थिति देखिए। तो कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से अगर हम देखें तो इस वक्त डुबाने का जो काम है वो कांग्रेसी ही कर रहे हैं, कोई और पार्टी जो है वो ऐसा करती हुई दिखाई नहीं देती। और अब चुनाव दर चुनाव ये साबित होता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले से और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। अब ऐसे में आप देखिए, चाहे वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला हो या फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का मामला हो, कांग्रेस पार्टी इसमें जो है वो सबसे आगे है, लेकिन जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई बहस से कांग्रेस पार्टी दूर होती जा रही है। तो जनता कांग्रेस पार्टी से ठीक वैसे ही दूर हो रही है जैसे कांग्रेस पार्टी इस वक्त जनता के मुद्दों से दूर होती है। अब यह बात जो है वो कांग्रेस पार्टी को कब समझ में आनी है, ये कांग्रेस पार्टी ने तय करना है। लेकिन चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर का, कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि देश हित में और जनता के हित में उनको किसके साथ खड़ा होना है, लेकिन वो ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।